वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम ये नेक्स्ट सेशन रिकॉर्डेड सेशन जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो लास्ट जो हमारा सेशन था वो वाटर पोल्यूशन पे था। ये उसी की कंटिन्यूटी में वाटर रिसोर्सेज के ऊपर एक सेशन है, तो आप लोग इसे भी फॉलो करेंगे। और ये असेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इसमें जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे। कुछ इंटरनेशनल फैक्ट्स हैं, कुछ जो है वो नेशनल सूरत हाल के बारे में भी जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं। वाटर रिसोर्सेस, जो हमारी अर्थ है उसका ऑलमोस्ट 97% जो पोर्शन है वो वाटर से कवर्ड है, और उसमें से भी जो मेजॉरिटी है वो आपका ओशंस के अंदर है, सी के अंदर है, और वो सॉल्ट वाटर है। वो एज सच हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। ना हम उसे ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, ना हम उसे एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो बहुत एक थोड़ा सा पोर्शन है उसमें से जिसको हम नाम देते हैं फ्रेश वाटर का। ठीक है। तो वो फ्रेश वाटर जो है वो एक्चुअली हमारी ह्यूमंस की जितनी भी नीड्स हैं, वो डेली लाइफ और हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कपड़े धोना, वॉशिंग, बाथिंग, फिर उसके अलावा ड्रिंकिंग पर्पस जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर लाइफ सर्वाइवल, और उसके अलावा एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो इन सब के लिए जो है हम नॉर्मली फ्रेश वाटर यूज़ करते हैं। तो ये वाटर रिसोर्सेज का जो हमारा सेशन है, इसकी जो आउटलाइन, जो इसमें हम जो मेजर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, फर्स्ट तो एक है कोर केस स्टडी है। जैसे ही आपका ये चैप्टर स्टार्ट होता है उसके फर्स्ट पेज के ऊपर है वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स इन द मिडल ईस्ट, और ये अगेन ये एक पूरा चैप्टर है रिसोर्सेज के सेक्शन के अंदर, लिविंग इन द एनवायरनमेंट में वाटर रिसोर्सेज के नाम से। ठीक है। तो सबसे पहले हम एक वाटर कॉन्फ्लिक्ट जो मिडल ईस्ट में चल रहा है, नाइल रिवर, दरियाए नील के ऊपर, उसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम नेचुरल कैपिटल ग्राउंड वाटर सिस्टम को डिस्कस करेंगे। फिर जो हम ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ठीक है हमारी नीड्स पूरी हो रही हैं, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज भी है, वाटर टेबल नीचे चला जाता है। ठीक है। उन एरियाज़ में रिप्लेनिश नहीं हो पाता। ठीक है। तो इन चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। फिर जो डैम्स और मेगा स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, क्या वो हमारे वाटर स्टोरेज को इन्हेंस तो कर देते हैं, लेकिन उनके भी कोई इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं और प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। तो क्या वो ट्रेड ऑफ, इज़ इट ओके, फाइन, या फिर हम नुकसान में होते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है मेजर इरिगेशन सिस्टम्स। इरिगेशन के लिए जो पानी दिया जाता है, जो वाटर दिया जाता है फील्ड के अंदर, उसकी कौन कौन से तरीके हैं, उसमें से सबसे एफिशिएंट और न्यू टेक्नोलॉजी कौन सी है। ठीक है। फिर सस्टेनेबल वाटर यूज़ क्या है, और रिड्यूसिंग फ्लड डैमेज। ठीक है। फ्लड डैमेज को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। ये साइड पे एक कोटेशन है। तो ये कोटेशन एक्चुअली क्या है कि अगर हम अपने सोलर सिस्टम में देखें, कोई 9 के करीब प्लैनेट्स हैं, और 10th जो है हमारा जो है ये सन है। ठीक है। जो सोलर सिस्टम का जो है सेंटर है, एपी सेंटर। तो आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी अर्थ जो है एक ब्लू सफ़ायर, ये ब्लू जो है वो एक जूल की तरह नज़र आती है। इसके अंदर कोई भी और प्लैनेट ऐसा नहीं है जिसकी सरफेस इतनी अट्रैक्टिव ब्लू एज्ड हो। ठीक है। और ये जो ब्लू सरफेस नज़र आती है, ये एक्चुअली क्या है, ये वाटर है, और यही अर्थ की लाइफलाइन है। ठीक है। जो भी इसके ऊपर जो ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर रहे हैं वो वाटर की वजह से ही कर रहे हैं। चलें हम बात करते हैं, फर्स्ट जो है हमारी ये कोर केस स्टडी है वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स इन मिडल ईस्ट। तो एक्चुअली जो दरियाए नील है, नाइल रिवर, ये स्टार्ट होता है इथोपिया से। इथोपिया से, यहाँ से ये देखें, ये मैं यहाँ पे जहाँ पे कर्सर है, इथोपिया से ये स्टार्ट होता है, और ऑलमोस्ट कोई 7 कंट्रीज़ हैं जो इसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। ये गज़ा हो गया, लेबनान, जॉर्डन, ये जो है ना कंट्रीज। फाइनली ये जाके यहाँ पे ये देखें, ये मेडिटेरेनियन सी के अंदर जो है एंड होता है। ये इथोपिया में माउंटेन से जो है वहाँ से स्टार्ट होता है, ये झरने बन के जैसे रिवर्स जो है आपस में मिल के एक बड़ा सा चैनल बन जाता है, और फाइनली ये फ्लो करता हुआ। अच्छा, अब 3 मेजर कंट्रीज हैं जहाँ से ये गुजरता है, इथोपिया, सूडान एंड इजिप्ट। इजिप्ट ऐसे समझ लें कि एंड पे है, सूडान से पहले गुजरेगा, और सबसे पहले इथोपिया से गुजरेगा। अब क्या हुआ, लास्ट 30 ईयर्स के अंदर जो है तीनों कंट्रीज़ की पॉपुलेशन बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो
इथोपिया ने भी जो वाटर ड्रॉ ड्रॉ करना था नाइल रिवर से वो ज़्यादा हो गया। ठीक है, सूडान ने भी अपनी कैपेसिटी इंक्रीज कर ली, और इजिप्ट जो है उसके पास पहुंचते पहुंचते डाउन स्ट्रीम के ऊपर पानी जो है वो उसकी क्वांटिटी कम हो गई। और इजिप्ट की डेवलपमेंट जो है उसमें उनके जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसके लिए जो है मैक्सिमम जो है वो नाइल रिवर पे डिपेंडेंट है, जितनी भी कैनाल्स निकल रही हैं। तो अगर उन्हें वाटर नहीं मिलेगा तो इट मीन्स कि उनका एग्रीकल्चरल सेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेगा, तो उन्हें जो सिंपल सर्वाइवल के लिए चीज़ें जैसे व्हीट ग्रेन्स हैं या कोई और क्रॉप्स हैं, राइस क्रॉप्स हैं, वो उन्हें इंपोर्ट करने पड़ेंगे। तो उनकी इकोनॉमी बहुत पीछे चली जाएगी, बैलेंस ख़राब हो जाता है। तो इजिप्ट ने पॉलिटिकली कोशिश की सूडान में और इथोपिया में कि काफ़ी अरसे तक डैम्स ना बन सकें, वाटर स्टोरेज ना हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है नाइल रिवर का डाउन स्ट्रीम में आए और हम उसे यूटिलाइज कर सकें। पर कुछ लास्ट 10 ईयर्स में जो है ये जो वाटर क्राइसिस हैं बहुत सवेयर हो चुके हैं, और कुछ एनालिस्ट इसको कहते हैं कि शायद जो है मिडल ईस्ट के अंदर ये जो वॉर जो है वो इस वाटर की रिसोर्स के ऊपर हो जाए इन तीन कंट्रीज के अंदर। ठीक है, तो अब इजिप्ट के पास सेवरल चॉइसेस हैं, या तो वो क्या कहते हैं जंग कर ले इन कंट्रीज के साथ, या वो अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ को जो है कम करे, जो 8 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है उनकी पॉपुलेशन, या वो अपना जो है इरिगेशन वाटर वेस्ट जो है उसको कम कर ले, ताकि उनका जो पानी आ रहा है वो मैक्सिमम एरिया के लिए इरिगेशन पर्पज सर्व कर सके। ठीक है, तो वो कोई न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट कर ले इरिगेशन के लिए, ठीक है, जो जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। फ्लड इरिगेशन ना करें वो, ठीक है, जिसमें जो है ओपन, हम जिस तरह हमारे यहाँ पे फ्लड इरिगेशन है जी, हम पूरी फील्ड में खोल देते हैं, उसमें जो है 60% 50% एफिशिएंसी है, जो वाटर जो है ज़मीन को मिलता है, बाकी वेपोरेशन लॉसेज में इधर उधर चला जाता है। तो ये एक सिनेरियो बिल्ड हो रहा है कि वाटर रिसोर्स जो है वक्त के साथ साथ कितना इंपॉर्टेंट होता जा रहा है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है कंट्रीज की। फ्रेश वाटर रिसोर्स तो उतना ही है जितना 100 साल पहले था या 200 साल पहले था। ठीक है, लेकिन जो उसको कंज्यूम करने वाले जो माउथ्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इसलिए जो है उनमें आपस में छीना झपटी और जो है एक वो एग्रेशन जैसी जो है सूरत हाल बनती जा रही है। हालांकि तीनों मुस्लिम कंट्रीज हैं, पर क्या है तीनों का इंटरेस्ट है, और ख़ास तौर पे इजिप्ट का, इजिप्ट इन तीनों में डेवलप्ड है, तो उसकी पूरी कोशिश रही है कि सूडान और इथोपिया डैम्स ना बनाएं, इसके ऊपर नाइल रिवर से कैनाल स्ट्रक्चर्स ना निकालें, क्योंकि अगर ये यूज़ करेंगे इरिगेशन के लिए तो डाउन स्ट्रीम में उनके पास पानी नहीं पहुंचेगा। सेम इज़ द केस कि सिंध वाले जो हैं, अब सिंध में जो है कैनाल्स पे जो टेल्स पे बैठे हुए हैं, उनको वाटर जो है इंडस रिवर का अवेलेबल नहीं होता फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ द ईयर। क्यों? क्योंकि वो पंजाब से गुजर के आ रहा है इंडस रिवर। पंजाब की अपनी आबादी 11 साढ़े 11 करोड़ के करीब है, तो वहाँ पर जो है वो अब वाटर यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो गई है, वाटर कंजम्पशन ज़्यादा हो गई है। तो समटाइम्स ऐसा होता है कि जब आपके वो इंडस रिवर के अंदर जो है आपके पानी ही पीछे से कम आ रहा है ग्लेशियर से, या किसी साल जो है रेनफॉल कम हो गई है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि सिंध तक जो है वो प्रॉपर पानी नहीं पहुंच सकता। ठीक है, तो वो जो टेल पे बैठे हुए, जो कैनाल टेल्स पे बैठे हुए लोग हैं, वो इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। इवन कराची इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है कि कराची में लोगों के लिए पीने के लिए पानी नहीं होता। अच्छा, अब फ्रेश वाटर रिसोर्स की बात करें। प्लैनेट अर्थ हैज़ अ प्रीशियस लेयर ऑफ वाटर दैट कवर्स इट्स सरफेस। अब उसमें जो मोस्टली 71% जो है वो तो आपका क्या है, वो आपका सॉल्ट वाटर है। ऑन अ ग्लोबल बेसिस वी हैव प्लेंटी ऑफ फ्रेश वाटर, हमारे पास अवेलेबल तो बहुत है फ्रेश वाटर, ठीक है, बट डिफरेंस इन एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन एंड इकोनॉमिक रिसोर्स divide the world's continents, countries and people into water have and have nots। अच्छा, हमारे पास फ्रेश वाटर रिसोर्स भी प्लेंटीफुल है अभी भी पॉपुलेशन के हिसाब से, लेकिन क्या है कि जो डिफरेंस आता है कि हर कंट्री की पॉपुलेशन और उसका जो है फ्रेश वाटर का रिसोर्स। लेट से एग्जांपल ले लेते हैं। अब चाइना की जो सॉरी कनाडा की जो पॉपुलेशन है वो दुनिया का 0.5% पॉपुलेशन है, कोई बड़ी फिगर नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके पास जो फ्रेश वाटर दुनिया का है वो ऑलमोस्ट 20% शेयर है। तो 0.5% लोगों के पास 20% ऑफ द लिक्विड फ्रेश वाटर अवेलेबल है। चाइना की पॉपुलेशन दुनिया की 20% है, 1/5, और उनके पास जो शेयर है वाटर का, फ्रेश वाटर का, वो 7% है। तो 20% लोगों ने सिर्फ 7% फ्रेश वाटर के ऊपर गुजारा करना है। तो ये थोड़ा सा एक इम्बैलेंस है, ठीक है। इसी तरह एशिया जो है, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर 60% दुनिया की वर्ल्ड पॉपुलेशन है, ठीक है। दो बड़े कंट्रीज तो चाइना और इंडिया ही ले लें तो ये ही बहुत ज़्यादा आबादी है। तो
मोर देन हाफ जो है पॉपुलेशन वो एशिया में है, और उनके पास जो वो फ्रेश वाटर सप्लाई है वो कितनी है, 30% है। तो इट मीन्स कि उनके क्लैशेस तो यहाँ पे बहुत सीरियस किस्म के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं व्हाट इज अ नेशनल एंड वाटर इज अ नेशनल एंड ग्लोबल सिक्योरिटी इशू। अब पाकिस्तान की बात करें तो हमारे लिए एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। लेट्स से कि हमारा अगर इंडस रिवर का, जैसे या बाकी रिवर्स आ रहे हैं जैसे रावी है, सतलुज है, रावी में तो काफी अरसे से पानी जो है जब फ्लड जैसी सिचुएशन आती है तो तभी आता है, अदरवाइज उसमें पानी नहीं आता। सतलुज है, जेहलम है, ठीक है। तो ये जो हमारे 5 रिवर्स आ रहे हैं, नीलम झेलम है, ठीक है, झेलम है। तो इनमें अगर कोई, लेट से इंडिया की भी पॉपुलेशन का बर्डन बढ़ रहा है, वो अगर उधर से कैनाल्स निकाल लेते हैं या डैम्स के थ्रू हमारा पानी डाइवर्ट कर लेते हैं, तो ना हमारे एग्रीकल्चर हो पाएगा, ना हमारे लोगों को जो है फ्रेश वाटर रिसोर्स मिल सकेगा। तो दे आर डूम्ड, ठीक है। हमारे लिए भी एक जंग जैसी सूरत हाल पैदा हो जाएगी। तो सब भी ऐसे ही मिडल ईस्ट की तरह जो है वाटर रिसोर्स हमारे लिए ऑयल, गोल्ड, ठीक है, और ये जितने कॉपर, मिनरल, एल्युमिनियम, इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सबसे ज्यादा प्रेशियस हो जाएगा। तो हमारे पास जितना भी रिसोर्स आ रहा है, हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम इसकी सिक्योरिटी के लिए डैम्स बनाएं, ठीक है। और इसकी सिक्योरिटी के लिए नेशनल पॉलिसीज बनाएं, एग्रीमेंट्स करें, जैसे इंडस वाटर ट्रीटी की थी, दोबारा से कोई ऐसा रिवाइज्ड एग्रीमेंट हम इंटरनेशनल लेवल पे करें, ताकि हमारा फ्यूचर वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ अरसे के लिए सिक्योर्ड हो जाए। इसी तरह ग्लोबल सिक्योरिटी इशू है। अगर एक रीजन के अंदर ही एक पर्टिकुलर जो है रिवर फ्लो कर रहा है फ्रेश वाटर का, और उसके ऊपर 7-8 कंट्रीज, जैसे नाइल रिवर के ऊपर 7 कंट्रीज डिपेंडेंट हैं, तो अब वो क्या है, वो एक ग्लोबल रीजनल सिक्योरिटी इशू बन गया है। फिर पूरी दुनिया के अंदर जो है फ्रेश वाटर की कंजम्पशन बढ़ गई है, तो ग्लोबल सिक्योरिटी इशू बन गया है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम बात करें तो जो भी फ्रेश वाटर अवेलेबल है उसमें से 0.024% इज रेडिली अवेलेबल टू अस। वो भी सारे का सारा है नहीं, सिर्फ 0.024% है जो हम एक्सेसिबल है। बाकी क्यों नहीं एक्सेसिबल? बाकी या तो पोलर आइस कैप्स की फॉर्म में या ग्लेशियर्स की फॉर्म में फ्रोजन है, उसको हम यूज नहीं कर सकते, या वो डीप अंडरग्राउंड एंड इनएक्सेसिबल एक्वाफर्स में है, ठीक है। जो डीप अंडरग्राउंड इनएक्सेसिबल एक्वाफर्स में है, उसका भी हमारी रीच से बाहर है। हम जो ऊपर अनकन्फाइंड एक्वाफर है उससे पंप कर लेते हैं ज्यादातर पानी, ठीक है। तो ये दो जो सोर्सेज हैं ये भी फ्रेश वाटर की बड़ी प्लेंटीफुल सोर्सेज हैं, लेकिन हमारी इन तक रीच नहीं है, ठीक है। इसलिए हम एक थोड़ा सा पोर्शन है फ्रेश वाटर का जो एक्सेसिबल है और उसको हम यूज करते हैं। The world's freshwater supply is continually collected, purified, recycled and distributed in the Earth's hydrological cycle. अब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक्चुअली क्या करता है कि जो फ्रेश वाटर की क्वांटिटी है ये अर्थ एटमॉस्फेयर के अंदर, अर्थ सरफेस के ऊपर मेंटेन रखता है, उसको प्योरीफाई करता रहता है, रिसाइकल करता रहता है। अगर ये ना हो तो हमारे ग्लेशियर्स एक दिन मेल्ट होकर सारे ओशन में चले जाएं, हमारे पास तो रिवर्स फ्लो ही ना करें, ड्राई हो जाए, कैनाल्स फ्लो ही ना करें, रेन ना हो तो कैनाल्स फ्लो ही ना करें, ड्राउट सोल्यूशन, ड्राउट आ जाता है। 3-4 साल अगर रेनफॉल ना हो, ट्रॉपिकल रेनफॉल, ट्रॉपिकल, ये जो ट्रॉपिकल रीजन है हमारी अर्थ की, तो आप अंदाजा करेंगे वो एरिया जो है ड्राउट में चला जाता है। क्यों? रेनफॉल नहीं हो रही, तो आपकी वाटर प्योरिफिकेशन नहीं हो रही, फ्रेश वाटर वहां से आहिस्ता आहिस्ता, और लोग क्या करते हैं वहां पे सर्वाइवल के लिए ग्राउंड वाटर को यूज करना शुरू कर देते हैं। जो अंडरग्राउंड वाटर है उसका वाटर टेबल भी काफी नीचे चला जाता है, ठीक है। अब रहीम यार खान में अगर आप 1990s की बात करें तो यहाँ पे घरों के बोर के लिए 30-40 या इवन 50 फीट के ऊपर अच्छा जो है आपको बोर मिल जाता था, पानी आपको अवेलेबल हो जाता था, ठीक है, घर के यूज के लिए। इवन अगर कोई अच्छी जगह है तो वो पीने के लिए ड्रिंकिंग वाटर भी इस्तेमाल हो सकता है, उसमें पैथोजेंस का थोड़ा बहुत खतरा रहेगा लेकिन हो जाता है, इट्स ओके। अब क्या है, अब आबादी इतनी बढ़ गई है, उसी ग्राउंड वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है, बारिशें हो नहीं रही, रेनफॉल जो है हर गुजरते साल के साथ कम होती जा रही है, लेकिन उसका जो यूजेज है, कंजम्पशन है ग्राउंड वाटर की बहुत ज्यादा हो गई। अब क्या हो रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता वाटर टेबल नीचे जाता जा रहा है, 70, 80, 80 फीट, 90 फीट पे जाके भी लोग बोर कर रहे हैं नए घरों में। तो ये चीजें हमारे कंजम्पशन के साथ, हमने हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इतनी जल्दी उसे रिप्लेनिश, प्योरीफाई, रिसाइकल नहीं कर पा रहा जितनी जल्दी हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं और वेस्ट वाटर बना रहे हैं। द स्पेसेस इन सॉइल एंड रॉक क्लोज टू अर्थ सरफेस होल्ड लिटल मॉइस्चर। अब क्या होता है, जो अर्थ सरफेस के नीचे जो सॉइल और रॉक है उसमें लिटल मॉइस्चर होता है। बिलो अ सर्टेन डेप्थ, अगर हम जोन ऑफ सैचुरेशन पे चले जाएं,
आपको वो स्पेसीज जो है ना वो वाटर से फिल्ड मिलेंगी। द टॉप ऑफ दिस ग्राउंड वाटर जोन इज कॉल्ड वाटर टेबल। जो जितना ये जो इस तरह के जोन का जो टॉप होता है उसको हम नाम दे देते हैं वाटर टेबल, जहाँ पे हमारा जो है वो बोर एंड कर रहा होता है और वहां से पंप जो है हमारा सक्शन ले रहा होता है। ठीक है, ये एक डायग्राम है नेचुरल कैपिटल की, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से ही मिलती जुलती है। ठीक है, आप देखें नीचे एक अनकन्फाइंड एक्वाफर है और ये कन्फाइंड एक्वाफर है। तो लेक से इवेपोरेशन होती है, ये उसके बाद जो है ये रिवर से इवेपोरेशन होती है या कैनाल से इवेपोरेशन होती है, प्लांट से ट्रांसपायरेशन होती है, आपका वाटर जो है वो एटमॉस्फेयर में चला जाता है, क्लाउड्स बन जाते हैं, क्लाउड्स जो है वो आपका रेनफॉल होती है, वो सरफेस पे आ जाते हैं। ठीक है, अब वो सरफेस पे आके आहिस्ता आहिस्ता वो वाटर जो है इन्फिल्ट्रेट करके अनकन्फाइंड एक्वाफर के अंदर चला जाता है आपका। तो प्रेसिपिटेशन की वजह से जो वाटर नीचे आता है अर्थ पे सरफेस पे, वो आपका आहिस्ता आहिस्ता जो है इन्फिल्ट्रेट करके नीचे चला जाता है। अब ये देखें, ये आपके वाटर टेबल को शो कर रही है ये चीज, और ये फ्लोइंग आर्टिजियन वेल है, ये वेल रिक्वायरिंग अ पंप। अनकन्फाइंड एक्वाफर जो है वहां से हम क्या करते हैं, ये देखें वहां पे ये जो हमारे जो पंप्स के नॉर्मली जो घरों के हैं वो बोर कहाँ पे होते हैं, अनकन्फाइंड एक्वाफर पे। लेकिन ये जो नीचे वाला है ये फ्लोइंग आर्टिजन वेल, यहाँ पे ये डिफरेंट ये चीजें हैं। ठीक है, ये कन्फाइंड एक्वाफर के साथ जुड़ा हुआ होता है। ये आपके पास एक ड्राउट की एक पिक्चर है कि देखें जब हमारे पास एक ड्राउट सिचुएशन आ जाती है, जैसे राजस्थान है, चोलिस्तान है, इवन हमारी यूनिवर्सिटी की पल्ली साइड पे देखें ब्रैकिश वाटर है, तो लोगों को बहुत दूर दूर तक ट्रेवल कर, मतलब पानी सिर्फ एक बेसिक नेसेसिटी है, उसको पूरा करने के लिए 2-2, 3-3 किलोमीटर, इवन ज़्यादा 5-5 किलोमीटर भी जाना पड़ता है, ताकि वो फ्रेश वाटर जो है, वो ड्रिंकिंग वाटर जो है वो इस रिसोर्स तक रसाई रख सकें। तो ये छोटे बच्चे हैं, लेकिन क्या है, सर्वाइवल के लिए वो सर के ऊपर जो है वो पानी भर के ला रहे हैं ताकि जो है वो पी कर जिंदा रह सकें। ठीक है, एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर। तो मोस्ट एक्वाफर्स आर रीन्यूएबल सोर्सेज। मैंने आपको जैसे बताया कि प्रेसिपिटेशन, बारिश की वजह से जो पानी आता है वो नीचे उसको एक्वाफर को रिफिल करता रहता है, रेनफॉल की वजह से रिफिल। पर क्या है, वाटर टेबल्स आर फॉलिंग इन मैनी एरियाज ऑफ द वर्ल्ड because the rate of pumping water from aquifer exceeds the rate of natural recharge। जो नेचुरल रिचार्ज है उससे ज्यादा हो गया जो रेट ऑफ पंपिंग है, हम पानी ज्यादा निकाल रहे हैं, इतना वो जो है रिप्लेनिश नहीं हो पा रहा। तो विड्रॉइंग ग्राउंड वाटर, इसके कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज क्या है, यूजफुल फॉर ड्रिंकिंग एंड इरिगेशन, दोनों के लिए। ठीक है, मतलब ड्रिंकिंग के लिए भी और इरिगेशन के लिए भी। अवेलेबल ईयर अराउंड, सारा साल अवेलेबल है। ठीक है, सोर्स ऐसा है। एग्जिस्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तकरीबन मतलब कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे ब्रैकिश वाटर है, जैसे ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है, वो अब ना पीने के काबिल है ना वो इरिगेशन के काबिल है। तो दड़ी सांगी से जो परली तरफ एरिया है, जैसे जैसे हम नहर से दूर होते जाते हैं आप अपनी सादिक ब्रांच से, तो आप देखेंगे कि वो जो है ना क्या कहते हैं उसमें जो है वो सॉल्ट आता जाएगा, सॉल्ट कंटेंट बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर जो है आपको ऑलमोस्ट वो यूजेबल नहीं है। रीन्यूएबल इफ नॉट ओवर पम्प्ड और कंटेमिनेटेड, मतलब अभी भी इसको हम रिसोर्स को रीन्यूएबल कहते हैं। ठीक है, कन्वेंशनल नहीं कहते। अगर ये ओवर पंप ना किया जाए और कंटेमिनेट ना कर दिया जाए, कोई हैवी मेटल ना डाल दिए जाए या कोई लेड या मरकरी इस तरह की कंटेमिनेशन ना हो जाए। नेक्स्ट क्या है, नो इवेपोरेशन लॉसेस। ग्राउंड वाटर जो है वो नीचे सरफेस के नीचे है, तो इसलिए इवेपोरेशन लॉसेस नहीं। चीपर टू एक्सट्रैक्ट देन मोस्ट सरफेस वाटर्स, चीपर है टू एक्सट्रैक्ट देन मोस्ट सरफेस वाटर। अब नुकसान क्या है, डिसएडवांटेज, एक्वाफर डिप्लीशन फॉर फ्रॉम ओवर पंपिंग। अगर हम बहुत ज्यादा पंपिंग करेंगे तो जाहिर बात है आपका एक्वाफर डिप्लीट हो जाएगा, मैंने बताया वाटर टेबल नीचे चला जाएगा। सिंकिंग ऑफ लैंड, और जब आपका वाटर टेबल नीचे जाएगा तो हो सकता है कि आपका ग्राउंड सरफेस जो है वो भी थोड़ी बैठ जाए जमीन, क्योंकि आपने बीच में से एक जो उसके अंदर मटेरियल था, मैटर था, वो तो आपने निकाल लिया। एक्वाफर्स पोल्यूटेड फॉर डेकेड्स और सेंचुरीज। समटाइम्स ऐसा होता है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया वाटर पोल्यूशन में, हैजर्डस वेस्ट जो है हम वो डाल देते हैं, पंप करके ड्रिल करके इंजेक्ट कर देते हैं अर्थ सरफेस के अंदर। तो अब अगर उसने जो है जाके नीचे कंटेमिनेट कर दिया एक्वाफर को, तो वो डेकेड्स के लिए, इवन सेंचुरीज के लिए, 100 साल के लिए जो है आपने उसे कंटेमिनेट कर दिया। सॉल्ट वाटर इंट्रूजन इनटू ड्रिंकिंग वाटर सप्लाईज नियर कोस्टल एरियाज। जो कराची का एरिया है जैसे, वहां पे भी सलाइन वाटर आ जाता है, क्योंकि साथ जो है सॉल्ट वाटर जो है नीचे वो इंट्रूजन कर जाता है और आपका जो है वो ग्राउंड वाटर फ्रेश नहीं रहता। रिड्यूस्ड वाटर फ्लोज इनटू सरफेस वाटर्स,
ठीक है। रिड्यूस वाटर फ्लोज इनटू सरफेस वाटर, जो वाटर फ्लोज हैं सरफेस के ऊपर वो कम हो जाएंगे, सीप करके हमेशा ग्राउंड वाटर नीचे चला जाना शुरू हो जाएगा। इंक्रीज कॉस्ट एंड कंटेमिनेशन फ्रॉम डीपर वेल्स, ठीक है। अगर कंटेमिनेशन हो चुकी है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है उसको सफाई करने के लिए, ठीक है, और उसके लिए कोई कंट्रोल मैकेनिज्म अप्लाई करने के लिए उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एक ये रिस्क फैक्टर रहता है इसमें अंदर, ठीक है। तो ये कुछ इसके, अब मैं जो अपनी मेरी राय है या मेरा ओपिनियन है वो ये कि एडवांटेजेस ज़्यादा हैं, डिसएडवांटेजेस इसके कम हैं, ठीक है। लेकिन ओवर पंपिंग ना की जाए, एक्सेसिव यूज इस रिसोर्स का ना किया जाए, इसे वैल्यू दी जाए, ठीक है। Groundwater depletion. There are two major concerns about tapping these non-renewable deposits of water. Little is known about geological and ecological impact of pumping water from deep aquifers. अब हमें इसका अंदाज़ा होता नहीं है कि हम जियोलॉजिकल सरफेस जानते नहीं है, लेकिन हम पंप कर रहे हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक विदाउट एनी नॉलेज, या इसका कोई इकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होगा वो भी हम नहीं अपने गौर करते, हम सिर्फ अपनी नीड को सामने रखते हैं, ठीक है। एक तो ये रीज़न। दूसरी, सम डीप एक्वाफर्स फ्लो बीनीथ सेवरल डिफरेंट कंट्रीज। अब कुछ डीप एक्वाफर्स हैं वो इस तरह नहीं है कि इसी जगह पे है, वो एक चेन में जुड़ा हुआ है, हो सकता है पाकिस्तान इंडिया का एक ही हो। अब इंडिया बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर ले, ठीक है, तो अपने पॉपुलेशन के बर्डन के उस, अब क्या होगा, हमारा भी एक्वाफर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो उसका वाटर टेबल भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए जो है कॉन्फ्लिक्टिंग सी सिचुएशन बन जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये भी एक इशू है डीप ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स का, ठीक है। अब ग्राउंड वाटर डिप्लीशन कैसे की जाए, को कैसे रोका जाए, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है? दो स्ट्रेटेजीज हैं, प्रिवेंशन और कंट्रोल। पहले हम बात कर लेते हैं कंट्रोल की। रेज प्राइस ऑफ वाटर टू डिस्करेज वेस्ट। आप जो है ना वाटर की प्राइसिंग कर दें कि एज एक रिसोर्स है, जैसे चाइना में वाटर बिल आता है, मैं इस्लामाबाद में था, 3 महीने बाद हमें 600-700 रुपये जो है ना वाटर बिल पे करना पड़ता था, जो वाटर सप्लाई का पानी आता था। तो हम उस रिसोर्स को बड़ा यूजफुली इस्तेमाल करते थे। वहाँ पे लोग जो है ना, मतलब मैंने ये देखा था कि डिस्करेज करते थे कि जी पाइप लेके गाड़ी को जो है बाकायदा वो जो है ना अपनी को साफ कर रहे हैं, वो पाइप लगाया हुआ है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वाटर यूज़ कर रहे हैं, वो बाल्टी यूज़ करें आप, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है आप जब उसको प्राइस करेंगे तो लोग जो है उसको वैल्यू देंगे। टैक्स वाटर पंप फ्रॉम वेल्स नियर सरफेस वाटर्स। आप उस वाटर को जो पंप किया जा रहा है नियर सरफेस वाटर जो है उसको टैक्स करें। सेट एंड इन्फोर्स मिनिमम स्ट्रीम फ्लोज। आप मिनिमम स्ट्रीम फ्लोज जो है ना वो मतलब सेट कर दें, ताकि जो है ना अब 1 इंच 1.5 इंच का पाइप जो है ना इतनी फैमिली लगा सकती है, तो फिर क्या है वो पंपिंग ही कम हो जाएगी, ठीक है। डाइवर्ट सरफेस वाटर इनटू वेट ईयर्स टू रिचार्ज एक्वाफर। अगर जो जिन ईयर्स के अंदर जो है रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो आप उसमें ना डाइवर्ट करें वाटर, सरफेस वाटर जो कलेक्ट हो जाता है, पॉन्ड से बन जाते हैं, तालाब से बन जाते हैं, उनको आप डाइवर्ट करें ताकि वो नीचे सीप कर सकें, सीप करके वो जो है एक्वाफर का जो वाटर टेबल है उसको राइज कर सकें। अच्छा, प्रिवेंशन कैसे हो सकती है? वेस्ट लेस वाटर, आप वेस्ट ही ना करें। सब्सिडाइज वाटर कंजर्वेशन। जो जो भी वाटर कंजर्वेशन करेगा, इरिगेशन से बचाएगा, घर से बचाएगा, उसको जो है आप सब्सिडाइज कर दें। लिमिट नंबर ऑफ वेल्स। अब एक कम्युनिटी है उसमें हर बंदे ने अपना अपना बोर लगाया है, बजाय इसके क्या है कि आप जो है एक कॉलोनी का एक, वो जिस तरह पुराने ज़माने में होता था एक बड़ी टैंकी लगी हुई है, तो उसको आप इस्टेब्लिश करें। उससे क्या होता है, पंपिंग एक जगह से होगी और उसके बाद जो रिसोर्स उनके घरों में आ रहा है वो एक टाइम के बाद आएगा। टाइम के बाद आएगा तो लोग जो है उसको थोड़ा वैल्यू देंगे और उसको सही तरीके से कदर के साथ इस्तेमाल करेंगे। डू नॉट ग्रो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स इन ड्राई एरियाज। अब जैसे सिंध की रीजन हो गई, रहीम यार खान की रीजन हो गई, ये रहीम यार खान से सखर तक, गवर्नमेंट ने राइस के ऊपर बैन लगाया हुआ है। क्यों? राइस या पैडी क्रॉप जो है उसके ऊपर जो है क्या कहते हैं, आपके पास जो है बहुत ज़्यादा पानी यूज़ हो जाता है, और ये एरिया वाटर स्कैर्स है, डेजर्ट एरिया जैसी बेल्ट है ये, ठीक है, यहाँ पे वाटर इतना अवेलेबल है नहीं। तो गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह के बैन हैं ताकि ऐसे क्रॉप्स ना यूज़ किए जाएं जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिव वाटर जो है यूज़ कर जो है इंटेंसिव वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं वो ड्राई एरियाज में ना काश किए जाएं। डैम्स आर द सोल्यूशन ऑफ वाटर क्राइसिस। अच्छा, अगर हम डैम्स बना लेंगे तो क्या हमारे वाटर क्राइसिस जो है वो ख़त्म हो जाएंगे? तो इसके भी कुछ प्रोज हैं और कुछ कॉन्स हैं। ये ब्लू में जो आपको दिए हुए हैं ये आपके कुछ एडवांटेजेस हैं डैम स्ट्रक्चर बनाने के, और ये जो रेड में दिए हुए हैं ये आपके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। अब क्या एडवांटेजेस हैं? प्रोवाइड्स इरिगेशन वाटर अबव एंड बिलो डैम।
अब वो जहाँ पे डैम बन जाता है एक वाटर स्टोरेज होती है, आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कैनाल्स में रिलीज करते हैं, तो वो इरिगेशन पर्पस के लिए यूज हो सकता है। अबव भी यूज हो सकता है, बिलो भी यूज हो सकता है। अबव तो खैर वो इतना नहीं कह सकते आप, लेकिन उसकी साइड्स पे आप कैनाल निकल जाती हैं, स्ट्रीम्स निकल जाती हैं, और डाउन स्ट्रीम में तो आप काफ़ी सारी कैनाल्स निकाल लेते हैं, ठीक है। प्रोवाइड्स वाटर फॉर ड्रिंकिंग। अच्छा, अब ये जो है डैम वाला पानी जो है ये फर्दर रूरल एरियाज में जाके वो लोग ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, जानवरों के लिए वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। रिजर्वायर यूजफुल फॉर रिक्रिएशन एंड फिशिंग। अब इतना बड़ा डैम है, उसके अंदर जो है आपकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी, हमने देखा जी तरबेला डैम के करीब जो है ना, वहाँ पे इस्लामाबाद से जो है घूमने फिरने की, टैक्सिला रीजन, इन लोगों की ना एक बहुत अच्छी साइट थी। वो रिक्रिएशनल, वहाँ पे जाके लोग जो है रेस्ट करते थे, घूम फिर लेते थे, रिलैक्स कर लेते थे, फिशिंग कर लेते थे, जो मतलब जो है वहाँ पे एक अच्छी रिक्रिएशनल साइट बन गई। मंगला डैम पे भी ऐसी बनी हुई है। इवन आप यहाँ पे नीचे चले जाएं तो ये एक गुड्डू बैराज है। गुड्डू बैराज के ऊपर आपके पास जो है बड़ी अच्छी जो है वो बैराज कहते हैं उसको, वहां से कैनाल्स निकलती हैं। वो सिर्फ जंक्शन है, डैम तो नहीं कहेंगे उसको, ठीक है। लेकिन वहां पर भी जो है क्या आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो बहुत अच्छी जो है रिक्रिएशनल साइट बन जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, रेजर्वायर कैन प्रोड्यूस चीप इलेक्ट्रिसिटी। अब जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है जो हमें तरबेला से, मंगला से, भाषा से, भाषा इंशाल्लाह बन जाएगा हमारा, हम पूरी उम्मीद है और दुआ भी करते हैं कि हमारी आने वाली गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट इसके मामले में सीरियस हो जाए, तो भाषा डैम जो है वो 4,500 मेगावाट तक हमें प्रोड्यूस करके दे सकता है। इसी तरह तरबेला और मंगला है, फिर नीलम झेलम है। तो ये क्या है, ये हमें इनसे जो एक यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट करता है वो 3-4 रुपए के करीब। थर्मल पावर प्लांट्स का इससे 2 या 3 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव यूनिट हमें हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये बहुत चीप इलेक्ट्रिसिटी होती है, तो ये एक इसका एडवांटेज है। रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग। अब वाटर स्टोरेज अगर हमारे पास है तो हम, अगर पानी ज़्यादा भी आ गया है, ग्लेशियर ज़्यादा मेल्ट हो गए हैं, लेट से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, या रेनफॉल ज़्यादा हो गई है, तो क्या है कि हमारे पास एक स्टोरेज है। हमें सारे का सारा पानी जो है कैनाल्स में नहीं जाना पड़ेगा, तो हम जो है कोई एक सर्टेन लेवल तक फ्लड जैसी सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं। जितने ज़्यादा डैम होंगे उतना ज़्यादा हम फ्लड जैसी सूरत हाल को कंट्रोल कर सकते हैं, कि हम जो है आहिस्ता आहिस्ता वाटर को रिलीज करेंगे कैनाल चैनल्स के अंदर, और इससे जो है फ्लडिंग नहीं होगी, ठीक है। फिर क्या है, देखें, फ्लडेड लैंड डिस्ट्रॉयज फॉरेस्ट और क्रॉपलैंड एंड डिस्प्लेसेस पीपल। अब क्या है, अगर जहाँ पे तरबेला डैम है इसके इर्द गिर्द के जितने भी लोग हैं वो एट द रिस्क रहते हैं कि अगर किसी दिन ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो जाता है या इसमें कोई डिफॉल्ट आता है, तो वो फ्लड की वजह से उनके क्रॉप लैंड, फॉरेस्ट और पीपल जो है वो बहुत सारे डिस्प्लेस हो सकते हैं। और ऐसा हुआ है, ह्यूमन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, दे कैन फेल, देयर इज ऑलवेज अ रिस्क, ठीक है। लार्ज लॉसेज ऑफ वाटर थ्रू इवेपोरेशन। अब इतना बड़ा वाटर रिजर्वायर आपने रखा है तो उसमें से जारी बात है वाटर इवेपोरेशन के लॉसेज बहुत ज्यादा होते हैं, कवर तो नहीं कर सकते हम। डिप्राइव डाउनस्ट्रीम क्रॉपलैंड एंड एस्ट्रेज ऑफ न्यूट्रिएंट रिच सिल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर नॉर्मल रिवर फ्लो करता आ रहा हो तो उसके अंदर सेडिमेंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो रॉक्स के साथ जो है वो उस सरफेस से उसके अंदर एब्जॉर्ब होकर आ रहे होते हैं। अब हम वो कहते हैं वो हमारी ज़मीनों के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो फर्टिलिटी उनकी जो है वो बरकरार बरकरार रखते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो वो सिल्ट हमारी जो है वो बड़ी क्या कहते हैं एग्रीकल्चरल सेक्टर के लिए इंपॉर्टेंट है। पर क्या होता है जब डैम बनाते हैं तो वो सिल्ट जो है डैम के बेड के अंदर, रिजर्वायर के अंदर सेटल करना शुरू हो जाती है, वो आगे पास नहीं कर पाती। तो आगे जो वो एग्रीकल्चरल जितना भी एरिया है, लैंड है, वो उस सिल्ट से, उस फर्टिलिटी, उस फर्टाइल रिच न्यूट्रिएंट से जो है वो महरूम हो जाता है, ठीक है। तो ये एक बड़ा इशू है। रिस्क ऑफ फेलियर एंड डेवास्टेटिंग डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग। अब अगर फेल हो गया तो डाउनस्ट्रीम के ऊपर जो है फ्लड बहुत बड़े लेवल का आ सकता है। डिसरप्ट माइग्रेशन एंड स्पाइंग ऑफ सम फिश। अब कुछ स्पीशीज ऐसी होती हैं फिश की जो ना फ्लोइंग स्ट्रीम्स के अंदर जो है वो रिप्रोड्यूस करती हैं, ग्रो करती हैं। अब अगर वो स्टोर एक वाटर रिजर्वायर में स्टक हो जाएंगी तो उनकी पॉपुलेशन भी जो है वो उसी में रह जाएगी, और हो सकता है कि पॉपुलेशन उनकी ऐसा ऐसा डिक्रीज हो जाए, उनका हैबिटेट जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है डैम स्ट्रक्चर की वजह से। तो ये कुछ इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स में जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाइड्रो पावर हमें चीप मिलती है, ठीक है। वाटर स्टोरेज है, इरिगेशन वाटर हमें बहुत अवेलेबल होता है, ठीक है। रिक्रिएशनल साइट है, और किसी हद तक डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग को हम रोक लेते हैं। पर ऑन द अदर साइड जो कुछ रिस्क फैक्टर्स भी हैं।
तो ये आपके पास एक डायग्राम शो की हुई है कि किस तरह जो है वो डैम से पानी आया, टरबाइन रन की, पावर हाउस, और पावर हाउस से फिर फर्दर जो है ग्रिड, ग्रिड से हमारे घरों में ट्रांसफार्मर जो है उसको स्टेप डाउन कर देता है वोल्टेज को, और हम लोग जो है इसको यूज कर लेते हैं। एक बहुत बड़ा डैम है, उसकी जो है यहाँ पे केस स्टडी है, दुनिया का सबसे ऑलमोस्ट बड़ा डैम है। वो मैंने सोचा इंटरेस्टिंग है बुक के अंदर, तो वो मैं डिस्कस करूँ, आपके सीनियर्स के साथ भी मैंने डिस्कस की थी। चाइना थ्री गॉर्जेस डैम, ये 25 बिलियन डॉलर्स लगा कर उन्होंने ऑलमोस्ट 2005 से 10 के दरमियान ये बनाया है। और इसका जो टू 2 किलोमीटर लॉन्ग, तो इसका जो है ना क्या कहते हैं वो रेजरवायर है। द डैम वॉज बिल्ट, इतनी इसकी कॉस्ट आई है। और ये जो इलेक्ट्रिसिटी अगर फुल रेजरवायर हो जाए तो ये 22 गीगावाट्स, ये आप कह सकते हैं 22,000 मेगावाट्स इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। 1000 का मतलब इतनी हमारी जो है ना समर सीजन के अंदर जितनी हमारी पीक लोड होता है वो ऑलमोस्ट 22,000 टू 25,000 के दरमियान होता है। तो जितनी हमें पूरी एनर्जी चाहिए होती है वो एक डैम ये स्ट्रक्चर प्रोड्यूस कर सकता है अगर ये फुल रिजर्वायर हो जाए। अच्छा, एक दो इसके और एडवांटेजेस हैं। ये बना हुआ है यंगटजे रिवर के ऊपर। तो यंगटजे रिवर जो है उसने पिछले कई सालों के अंदर फ्लड आया है डाउन स्ट्रीम पे। कोई 5 लाख लोग जो हैं उसकी वजह से पिछले 100 सालों में उनकी डेथ हो चुकी है। और 4,000 तो 1998 में एक फ्लड आया था, उसके अंदर ही उनकी बेचारों की डेथ हो गई। तो ये एक बहुत बड़ा डैम जो है स्ट्रक्चर, इसने फ्लड्स के जो चांसेस हैं वो कम कर दिए डाउन स्ट्रीम पे। तो एक ये बहुत उनको जो है रिलीफिंग था डाउन स्ट्रीम पे। पर ऑन द अदर हैंड क्या हुआ, यंगटजे रिवर पे डाउन स्ट्रीम पे फिशिंग एक्टिविटी बहुत थी। तो बहुत सारे लोगों का जो रोजगार है वो फिश से जुड़ा हुआ था। पर क्या हुआ, डैम बनने की वजह से फिश जो है वो बहुत कम क्वांटिटी में आना शुरू हुई। तो वो जो फिश का बिजनेस था या जो फिश के से जिन लोगों का रोजगार लगा हुआ था वो खत्म हो गया। Opponents of the dam also claim that it will convert the Yangtze River to the world's largest sewer। अब क्या है, इतना बड़ा रेजरवायर है और जो इसकी अपस्ट्रीम है जो जहाँ से पानी आ रहा है रेजरवायर के अंदर, उसमें उसके साइडों पे बड़े बड़े सिटीज हैं चाइना के। अब वो चाइना के जो बड़े बड़े सिटीज हैं वो क्या करते हैं, रिवर के अंदर ही अपना सीवेज जो है ट्रीटमेंट के बाद या वैसे ही सीवेज डंप करते हैं। तो रिवर वाटर अब आएगा रेजरवायर में, और रेजरवायर में इतना ज़्यादा सीवेज जब इकट्ठा हो जाएगा तो ये दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट सीवर जो है बन जाएगा। तो ओपोनेंट्स ऑफ द डैम वो ये क्लेम करते हैं। और वो कहते हैं कि यहाँ से इतनी मीथेन रिलीज होगी जो ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज करेगी और बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। तो मीथेन बहुत ज़्यादा वहाँ से रिलीज होना शुरू हो गई। Opponents estimate that hidden long-term harmful environmental and social cost of the dam project will be close to $75 billion। Opponents का ये है कि क्लेम है कि जी अगर हम इसका जो environmental impact आता है डैम बनाने का, वो अगर हम कॉस्ट करें तो ये 3 गुना ज़्यादा, 25 बिलियन डॉलर की इसके ऊपर कंस्ट्रक्ट करने की टोटल जो है इसके ऊपर कैपिटल था। तो इससे 3 गुना ज़्यादा ये इन्वायरमेंट और सोशल कॉस्ट जो है हमें बेयर करनी पड़ेंगी, जो हमें डिग्रेडेशन मिलेगी। ठीक है, इंजीनियर्स का तो क्लेम था कि हमने जो है ना ये स्ट्रक्चर जो बनाया है ये मतलब जो है अच्छे रेक्टर स्केल के अर्थक्वेक्स को भी जो है ना ये बेयर कर सकता है। पर ये स्ट्रक्चर बने हुए कुछ ही साल हुए हैं, तो उसके अंदर कोई ऑलमोस्ट 80 विजिबल क्रैक्स जो हैं आ चुके हैं। क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, हम अपने नॉलेज के मुताबिक बनाते हैं, लेकिन वी कांट कम्प्लीटली प्रिडिक्ट द नेचुरल इफेक्ट्स। ठीक है, तो हम नेचर को कभी भी कम्प्लीटली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब उसके अंदर जो है ये कुछ डैमेजेस भी हो गए हैं। तो लेकिन फिलहाल इट्स स्टिल एंड क्या कहते हैं वेरी सक्सेसफुल स्टोरी। और डैम दुनिया का सबसे बड़ा इतना बनाना और इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करना, ये एक माइलस्टोन था चाइना ने जो अचीव किया। ये इसकी एक फोटो है जो मैं इंटरनेट से मिली है, तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरह जो है एक रेजरवायर है बैक साइड पे, और ये सामने जो है इसमें से ये वाटर फ्लो कर रहा है, डोर्स हैं। ठीक है, ये टरबाइन से ये वाटर फ्लो कर रहा है। अब हम बात करेंगे मेजर इरिगेशन सिस्टम्स की। तो मेजर इरिगेशन सिस्टम जो हैं, एक तो है ग्रेविटी फ्लो वाला जिसको हम कहते हैं फ्लड इरिगेशन, कि जी हमारे जो है ना वो जो खेत हैं या ज़मीन है उसको हम एक ना टिल्ट फॉर्म में लेवल कर देते हैं। एक तरफ से जो है हम वाटर चैनल से उसमें पानी छोड़ देते हैं, वो पूरी की पूरी फील्ड को जो है वो भर देता है, और हमारी इरिगेशन के लिए हम इसको ग्रेविटी फ्लो भी कहते हैं,
फ्लड इरिगेशन भी कहते हैं। अब ये क्या है, इसके अंदर पानी फुल भर दिया आपने, वो इवेपोरेशन की वजह से भी लॉस हो रहा होता है, कुछ जो है इर्द गिर्द भी जा रहा होता है स्ट्रीम्स के अंदर। तो 60%, 60 to 80% जो है ना इसकी एफिशिएंसी है, इससे ज़्यादा नहीं है, बाकी जो है वो लॉसेज हैं। ठीक है, इसके बाद जो एक और टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है ड्रिप इरिगेशन। इसके ऊपर इसराइल, सिंगापुर, हॉलैंड, इन्होंने बहुत काम किया। सबसे ज़्यादा इसराइल ने काम किया, क्योंकि इसराइल जो है ना वो भी डेजर्ट एरिया के करीब था एरिया, और उनका जो एरिया है कंट्री का वो भी बहुत कम था। वो कुछ तो उन्होंने फ़लस्तीन से एक्वायर कर लिया, इर्द गिर्द के कंट्रीज़ का जो है उसके ऊपर कब्जा कर लिया, ग्रेटर इसराइल के उसमें। अब उधर पानी जो है वो वाटर रिसोर्स नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पे ड्रिप इरिगेशन के ऊपर काम किया कि हमारे पास जितना वाटर रिसोर्स है हम उसका बेस्ट सूटेबल यूज निकाल सकें। तो उसके लिए क्या किया, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप इरिगेशन में क्या है कि आपके पास पाइप स्ट्रक्चर्स हैं, और जितना एक पौधे को या ट्री को पानी चाहिए उतना ही उसको प्रोवाइड किया जाता है। इवेपोरेशन लॉसेज इसमें नहीं है, ठीक है, और ना आपके जो है इर्द गिर्द लीकेजेस के लॉसेज हैं। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो 90 to 95% तक है। ठीक है, फिर एक और तरीका है जो नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज में मैंने देखा है। ये नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज भी कुछ ऐसी हैं कि वहाँ पे भी ना डिजर्टेड है, सऊदी अरेबिया में भी ये यूज़ होता है कि मतलब वाटर उनके पास बहुत स्कैरस है। ठीक है, तो वहाँ पे इसको यूज़ करते हैं, ये सेंटर पिवट। एक तो उनके जो खेत हैं वो ये बिल्कुल सर्कल या सेफेरिकल फॉर्म के होंगे, सेंटर पॉइंट पे एक पाइप है और उसके बाद जो है एक ये डिस्ट्रीब्यूटर है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटर जो है ना ये सर्कल के अंदर मूव करता है और ये शावर करता रहता है जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर जो है क्या कहते हैं वाटर। इससे क्या है, इससे भी आपका वाटर लॉस इवेपोरेशन का नहीं है, लीकेजेस का नहीं है। तो आपके पास जो एफिशिएंसी है, अगर आप लो प्रेशर स्प्रिंकलर लगा रहे हैं तो 80% है। अगर आप जो आपके स्प्रिंकलर्स हैं या डिस्ट्रीब्यूटर शावर्स हैं वो अच्छे हैं, लीपा स्प्रिंकलर्स हैं, तो 90 to 95% तक आपके पास जो है वो एफिशिएंसी है। वाटर जो है वो अच्छी, वो प्लांट तक पहुंच जाएगा, उसकी ग्रोथ में पार्ट करेगा, उसके सर्वाइवल में पार्ट लेगा। तो हमें भी दुनिया भर में मूव करके ड्रिप इरिगेशन और सेंटर पिवट पे जाना चाहिए। ग्रेविटी फ्लो को अब हमें क्विट करना चाहिए। पाकिस्तान की शायद अभी इतनी स्टेज नहीं आई, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे पानी कम होता जाएगा तो जितने भी फार्मर्स हैं वो ड्रिप इरिगेशन पे चले जाएंगे, सेंटर पिवट पे चले जाएंगे। ये नेचुरल कोर्स है, क्योंकि जब जितना जितना जो है वाटर स्कैरस होता जाएगा तो उतना ही फिर हम कोशिश करेंगे कि इसका अच्छे से अच्छा इस्तेमाल हो, लॉसेस कम से कम हो। देखें, इसराइल के पास नहीं था तो उन्होंने ड्रिप इरिगेशन यूज कर ली। सिंगापुर 55-56 लाख के करीब लोग हैं, तो वहाँ पे उन्होंने वेस्ट वाटर रिसाइकलिंग जो है वो ऑलमोस्ट 99% या 100% तक है। तो वो अपना वेस्ट वाटर ज़ाया नहीं करते। ठीक है, इसराइल का भी ऐसे ही है, मोर देन 90% जो है उनका वेस्ट वाटर जो है उसको वो रिसाइकल करते हैं, और इस हद तक उनकी रिसाइकलिंग है कि वो ड्रिंकिंग पर्पस तक के लिए भी यूज कर लेते हैं। अपने सीवर वाटर जो है उसको इस लेवल पे ले आते हैं कि उसमें से कंटेमिनेंट्स, पैथोजेन सब कुछ निकाल लेते हैं कि वो एक ड्रिंकिंग वाटर स्टैंडर्ड को मीट कर लेता है, और वो उसको ड्रिंकिंग पर्पस तक के लिए यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें भी रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट वाटर जरूरी है। अब हम इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं, रिड्यूसिंग इरिगेशन वेस्ट वाटर, लाइन कैनाल्स ब्रिंगिंग वाटर टू इरिगेशन डिचेस। आप जितनी भी कैनाल्स बनाएं उनको जो है ना अंदर से लाइनिंग करें उनकी, कंक्रीट की, सीमेंट की। उससे क्या होता है कि वो वाटर सीपेज नहीं होता, वाटर आगे फ्लो करके जाता है। फिर ये पंजाब में ये पिछली गवर्नमेंट में और उससे पिछली गवर्नमेंट में ये जो है चीफ मिनिस्टर का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था कि ये जो इरिगेशन डिचेस हैं जिनको हम खाले कहते हैं उनको पक्का करना। इससे क्या होता है कि वो पानी लॉस नहीं होता, आपका जो है वो मूव करके आखिरी उस तक जाएगा। ठीक है, इरिगेट एट नाइट टू रिड्यूस इवेपोरेशन। रात को आपको देखा है अक्सर कि आप जो जिन लोगों का ताल्लुक है जिम्मेदार घरानों से या फार्मिंग से, तो वो देखते हैं कि रात को पानी का बारा आता है। क्यों, ताकि जो है ना रात को फील्ड जो है वो अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर ले पानी को। दिन के टाइम अगर वो लगाएंगे तो वो पानी इवेपोरेट होगा और इवेपोरेशन लॉसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मॉनिटर सॉइल मॉइस्चर टू ऐड वाटर ओनली व्हेन नेसेसरी, जब पानी की ज़रूरत है तभी दिया जाए। ग्रो सेवरल क्रॉप्स ऑन ईच प्लॉट ऑफ लैंड, पॉलीकल्चर बनाएं, एक ना हो के एक तरह के प्लांट्स हैं। ठीक है, वो फिर अब राइस है तो बहुत ही ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, इनकरेज ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग करें ताकि आप जो है ना वो कमर्शियल फर्टिलाइजर ना दें। ठीक है, अवॉइड ग्रोइंग वाटर थर्स्टी क्रॉप्स इन ड्राई एरिया, जैसे राइस वगैरह है वो आप रहीम यार खान में ना लगाएं, सखर तक आप ना लगाएं जहाँ पे ये वाटर थर्स्टी क्रॉप है। इरीगेट विद ट्रीटेड अर्बन वेस्ट वाटर,
और ये जो आपका हमारे शहरों का सीवेज है उसको पहले ट्रीट करें, उसमें से डिटर्जेंट्स वगैरह निकाल लें, क्योंकि हम अक्सर क्या करते हैं डिटर्जेंट ऑयल वो भी हमारा सीवेज लाइन में ही जा रहा है, इस तरह की चीज़ें निकाल लें, वो तो न्यूट्रिएंट्स नहीं है। बाकी जो आपका जो ह्यूमन वेस्ट है, ठीक है, और ये जो एनिमल वेस्ट है वो आपका एक न्यूट्रिएंट रिच है, उसको आप जो है आफ्टर ट्रीटमेंट यूज़ कर लें इरिगेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है। इंपोर्ट वेस्ट इंटेंसिव क्रॉप्स एंड मीट, जो वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स हैं उनको इंपोर्ट करें, और एंड मीट, ठीक है, उसको भी आप इंपोर्ट कर लें। लेकिन ये एक अंडरस्टैंडेबल नहीं है, ये एक जस्टिफाइबल बुलेट नहीं है, तो इसको आप बेशक इग्नोर कर दें। रिड्यूसिंग वाटर वेस्ट, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है? रीडिज़ाइन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस टू यूज़ लेस वाटर। आपकी पेंट इंडस्ट्री है उसको इस तरह डिज़ाइन करें कि कम से कम पानी यूज़ हो, टेक्सटाइल इंडस्ट्री है कम से कम पानी यूज़ हो, कॉटन इंडस्ट्री है कम से कम पानी यूज हो, जिनिंग इंडस्ट्री है कम से कम पानी यूज हो, इस तरह अपनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस को डिजाइन करें। रिसाइकल वाटर इन इंडस्ट्री, और जो वाटर वेस्ट हो गया उसको रिसाइकल करें, शुगर इंडस्ट्री का वाटर जो वेस्ट हुआ है उसको रिसाइकल करें। लैंडस्केप यार्ड्स विद प्लांट्स दैट रिक्वायर लिटिल वाटर, आप उसके यार्ड्स बना दें जिसके अंदर अगर सीवेज वेस्ट इस तरह का कुछ जा रहा है तो उसके अंदर जो है वो वाटर कंज्यूम हो जाए। यूज ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन करें। फिक्स वाटर लीक्स कहीं पे हो रहे हैं तो वो फिक्स करें। यूज वाटर मीटर यूज करें ताकि आपको पता लग जाए कि भाई कितना वाटर यूटिलाइज कर लिया हमने इस एक्टिविटी के लिए। रेज वाटर प्राइसेस बढ़ा दें। यूज वाटरलेस कंपोस्टिंग टॉयलेट्स, अब ऐसे टॉयलेट्स बना लें, लेकिन ये हमारे कल्चर के खिलाफ है। यूरोप में तो टिश्यूज यूज कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे इट्स नॉट फिजिबल। रिक्वायर वाटर कंजर्वेशन इन वाटर शॉर्ट सिटीज, जैसे कराची है, इस्लामाबाद है, इस्लामाबाद में भी बहुत शॉर्टेज है पानी की। जो दूर के सेक्टर थे वहाँ पे उन्हें टैंकर्स मंगवाने पड़ते थे और बड़ी हैवी प्राइस पे करनी पड़ती थी। तो ये उधर जो है वाटर कंजर्वेशन की जाए। इस्लामाबाद में तो एक मॉडल ये भी डिवाइस किया गया था कि रेनफॉल ज़्यादा है तो हम कुछ कुछ एरियाज पे जो है ना छोटे छोटे एक पॉन्ड्स बना दें, तालाब बना दें, तो जब भी रेनफॉल हो वो तालाब भर जाएं तो वहाँ से जो है लोग अपने पंप करके घरों में ले जाएं और उसको यूज़ कर सकें। Use water saving toilets, shower heads, and front loading clothing washers. Collect and reuse household water to irrigate lawns and non edible planets. ठीक है, प्लांट्स। तो आप जो है घर का जो हाउस होल्ड किचन का जो पानी आ रहा है, ठीक है, उसको आप यूज़ कर लें इरिगेशन के लिए लॉन की नॉन एडिबल प्लांट्स के ऊपर। प्योरीफाई एंड री यूज़ वाटर फॉर हाउसेज, ठीक है, घरों के पानी को, अपार्टमेंट्स को या ऑफिस बिल्डिंग्स को, उसको आप प्योरीफाई करके दोबारा री यूज़ कर लें। अच्छा, नेक्स्ट है सस्टेनेबल वाटर यूज, वाटर वेस्ट लेस वाटर एंड सब्सिडाइज वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन को सब्सिडाइज करें। डू नॉट डिप्लीट एक्वाफर्स, फिर इसमें मैं सब पॉइंट्स तो यहाँ पे नहीं कर सकता। गेट एग्रीमेंट्स अमंग रीजन्स एंड कंट्रीज शेयरिंग सरफेस वाटर रिसोर्स, अब जैसे हम रिवर है हम शेयर करते हैं, ठीक है, इंडस रिवर कश्मीर से निकल रहा है, उसमें से कुछ हिस्सा जो है आपका कश्मीर फिर इंडिया में भी एंटर हो जाता है, ठीक है, इसी तरह वो पाकिस्तान में आ जाए, तो हम ट्रीटीज बनाए। इसी तरह जैसे मिडिल ईस्ट में ये दरियाए नील है, इस पे कुछ कंसेंसस कोई एग्रीमेंट्स आ जाएं कंट्रीज के, जिसकी वजह से ना कोई जंग जैसी सूरत हाल पेश आए, ठीक है। तो ये चीजें हो जाए। वाटर यूज एंड वेस्ट, यूज रिसाइकल्ड वाटर फॉर वाटरिंग लॉन्स, हाउस प्लांट्स एंड फॉर वॉशिंग कॉल, ये अगेन वही चीज है, इसको गो थ्रू कीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिड्यूसिंग फ्लड डैमेज, ये कैसे कम किया जा सकता है। देखें जो हमारे ट्रीज है ना, जो फॉरेस्ट हैं वो नेचुरल स्पॉन्जेस हैं, ठीक है, वो क्या है जब फ्लड आता है ना तो ये ट्रीज स्पॉन्जेस जो है ना उसको काफ़ी हद तक रोक लेते हैं। अगर हम डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा कर देंगे तो एरिया प्लेन हो जाएगा, प्लेन ग्राउंड, फिर जब फ्लड आएगा ना तो लैंड स्लाइडिंग होगी बहुत ज़्यादा। तो इसमें एक ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इस डायग्राम के अंदर कि हम जितनी हो सके कि फॉरेस्ट को अपनी फॉरेस्ट रिसोर्स को रिस्टोर करें या दोबारा रिफॉरेस्टेशन करने की कोशिश करें, ताकि ये जो नेचुरल स्पॉन्जेस हैं ये कायम रहें, ताकि जब भी कोई फ्लड जैसी सिचुएशन आती है तो वो उसको काफ़ी हद तक एब्जॉर्ब कर जाते हैं। अगर अदरवाइज ये ना हो, स्पॉन्जेस ना हो, तो आप देख रहे हैं ये फील्ड सिंपल यहाँ से रन ऑफ आएगा, और रन ऑफ आएगा तो इतना ज़्यादा पानी नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए ये दिया हुआ है रिड्यूसिंग फ्लड डैमेज, प्रिजर्व फॉरेस्ट ऑन वाटरशेड्स, ठीक है, फॉरेस्ट जो है उनको प्रिजर्व करें जो वाटरशेड्स के करीब है। प्रिजर्व एंड रिस्टोर वेटलैंड्स इन फ्लड प्लेन्स, जो वेटलैंड्स हैं फ्लड प्लेन्स के अंदर उनको भी रिस्टोर करें। टैक्स डेवलपमेंट ऑन फ्लड प्लेन्स, जो फ्लड प्लेन्स के ऊपर है ना लोगों को घर ना बनाने दें, डेवलपमेंट ना करने दें, ठीक है,
होता क्या है, वो फ्लड प्लेन्स के अंदर घर बना लेते हैं कि भाई अभी 4-5 साल हो गए पानी तो आया नहीं, ठीक है। 5 साल बाद रेनफॉल ज़्यादा हो जाती है, फ्लड आ जाता है, वहाँ पे पानी इकट्ठा होना होता है, वहाँ पे लोग है, जो है उनकी वो घर होते हैं या हाउसिंग होती है, तो वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। यूज फ्लड प्लेन्स प्राइमरीली फॉर रिचार्जिंग एक्वाफर्स, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, ठीक है। दूसरी तरफ कंट्रोल में क्या हो सकता है, बिल्ड डैम्स, बिल्ड लेवेज और फ्लड वॉल्स अलोंग स्ट्रीम्स एंड स्ट्रेटन एंड डीपन स्ट्रीम्स। स्ट्रीम्स को जो है काफ़ी आगे तक ले जाएं, जो आपकी कैनाल्स हैं वो टेल से उनको इंक्रीज करें और उनको जो है क्या कहते हैं डीपन करें, ताकि चैनल्स में पानी आगे तक जा सके। उससे क्या है कि फ्लड रिड्यूस हो जाएगा। अगर तो वो स्ट्रीम थोड़े उसके बाद एंड कर देंगी तो वो ओपन सरफेस में ओपन हो जाएंगी, वहां पर क्या है फिर वो एक फ्लड प्लेन बना देंगी, ठीक है। तो ये हमारा आज का सेशन था। आई होप कि आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होगा, फ्रूटफुल होगा। तो इसको गो थ्रू करें, बुक से भी आप लोग इसे गो थ्रू करें। ये स्लाइड्स जो है मैं ये शेयर कर दूंगा एलएमएस के ऊपर, और OCW के ऊपर जहाँ पे जिप फाइल है उसमें भी ऐड कर दूंगा, और ये वीडियो रिकॉर्डेड सेशन भी उसमें ऐड कर दूंगा। तो बेस्ट ऑफ लक।